गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आरओ पार्ट 1 के चैप्टर 5 घर की याद का 7वां काव्यांश एक्सप्लेन करेंगे। तो पाँचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अभागा मतलब भाग्यहीन। तो यहाँ पर जो कवि हैं कारावास में बैठे, अपने मन में उनके घर और पिता की स्मृतियाँ उभर आती हैं, उसे ये स्मृतियाँ आहत करती हैं। यहाँ कवि अपनी उन्हीं यादों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि पिताजी के द्वारा कहे गए वचन कवि को याद आ रहे हैं। उन्हें स्मरण वो आता है कि पिता अपने चारों पुत्रों को सोना मानते थे। मतलब ये है कि स्वयं कवि को सोने पर सुहागा मानते थे। पिता की दृष्टि में उनका पांचवा पुत्र बड़ा भाग्यवान था। वे उससे अत्यंत प्यार करते थे। कवि को लगता है कि आज कारावास में होने के कारण वह भाग्यहीन हो गया है। कवि स्वयं को अभागा इसलिए भी मानता है क्योंकि वह पिता की छत्र छाया से दूर यहाँ कारावास में अकेला बैठा है। कवि को लग रहा है कि जब पिता ने अपने चारों पुत्रों को देखा होगा और पांचवा पुत्र उन्हें याद आया होगा, उस समय उन्हें अपने सोने के समान लगने वाले चारों पुत्र गौण लगे होंगे, क्योंकि सोने पर सुहागा कहा जाने वाला पांचवा पुत्र मतलब कवि तो भाग्यहीन बनकर जेल में बंद है। यह सोचकर पिता को अत्यंत कष्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। क्वेश्चन ये है, कवि ने अवतरण में कौन सा शब्द चित्र बनाया है? तो उत्तर है, कवि ने अपने मनोभावों का बड़ा ही मनोरम चित्र बनाया है। अगला प्रश्न है, किसकी स्मृतियाँ कवि को आहत करती हैं? तो उत्तर है पिता की। और अगला प्रश्न है, कवि के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो उत्तर है, कवि के परिवार में 11 सदस्य हैं। तो काव्यांश का काव्य सौंदर्य है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, कवि के मनोभावों का बड़ा सुंदर शब्द चित्र बन पड़ा है। दूसरा पॉइंट, अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। तीसरा पॉइंट है, सोने पर सुहागा मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और फोर्थ है, शांत रस विद्यमान है। अब 8 नंबर काव्यांश एक्सप्लेन करते हैं। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक मतलब परंपरा। तो यहाँ पर कवि ने यह कविता जेल में बैठकर लिखी है और इसमें कवि के हृदय के मनोभाव उजागर हुए हैं। कवि को लग रहा है कि उसे दूर कारावास में देखकर पिता बहुत ज़्यादा परेशान व्यथित हो रहे होंगे। तब माँ ने ही उन्हें ढांढस बंधाया होगा। कवि यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जब पिता उसे याद कर कर रो पड़े होंगे ना, तब माँ ने ही उन्हें समझाया होगा। पिता को समझाते समझाते माँ के हृदय के भीतर समाया दुख भी बह निकला होगा। वे पिता से कह रही होंगी कि तुम व्यर्थ में आंसू क्यों बहा रहे हो, हमारा पुत्र भवानी वहाँ अवश्य ही अच्छा होगा। यदि वह आज कारावास में है, जेल में गया है, तो ये सब तुम्हारी ही शिक्षाओं का फल है। देश और परिवार के प्रति अपनापन जानकर ही उसने कारावास को चुना है। उसका ऐसा करना उचित ही था। तुम भी तो अपने देश पर जान देने की परंपरा को निभाते हो। उसने तो तुम्हारी ही परंपरा को कायम रखा है। देश के लिए बलिदान देने की परंपरा को उसने टूटने नहीं दिया है। यहाँ कवि की माँ कवि के पिता को ढांढस बंधाते हुए उन्हें व्यथित न होने के लिए कहती है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि माँ ने पुत्र का जेल में जाने का क्या कारण बताया? तो उत्तर है, माँ ने पिता की शिक्षाओं को पुत्र के जेल जाने का कारण बताया है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने किसकी परंपरा को कायम रखा है? तो उत्तर है, अपने पिता की परंपरा को।
अगला प्रश्न है, कवि ने किस परंपरा को टूटने नहीं दिया है? तो उत्तर है, कवि ने देश के लिए बलिदान देने की परंपरा को टूटने नहीं दिया है। अब आ जाते हैं काव्य सौंदर्य पर। तो इस काव्यांश के काव्य सौंदर्य में फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, कवि की स्मृति में यादों में माता और पिता के बीच होने वाला संवाद चित्रबद्ध रूप से उभर रहा है। दूसरा पॉइंट है शांत रस का स्वाभाविक वर्णन है। थर्ड पॉइंट है संवादात्मक शैली है। और फोर्थ पॉइंट है खड़ी बोली भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। भावों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से की गई है। अगला काव्यांश है, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। तो कच्चे मतलब धीरज छोड़ना, धीर मतलब धीरज। तो यहाँ कवि को असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा कारावास की सज़ा दी गई है। तब कवि ने कविता घर की याद लिखी। कवि की स्मृतियों में उभर रहा है कि पिता उसे याद करके व्यथित हो रहे होंगे और उस समय माँ ने उन्हें दिलासा दिया होगा। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि माँ पिताजी को इस समय ढांढस बंधाते हुए कह रही होगी कि यदि हमारा पुत्र देश के सम्मान की रक्षा ये तो कारावास जाने से डर जाता, वह अपने कदम पीछे हटाता, तो ऐसा करके वह अनुचित कार्य ही करता। उसके इस कार्य से मेरी कोख लज्जित हो जाती। आज उसने अपने कर्तव्य को पूरा कर हमारा मान ही बढ़ाया है। माता पिता को समझाती हुई कहती है कि यदि तुम इस तरह धैर्य खोकर रो पड़ोगे तो तुम्हें देखकर बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे। कवि के सक्षम स्मृति चित्रों उभर रहा है कि माँ की बात सुनकर पिताजी ने अपना सारा दुख भीतर ही भीतर सहते हुए उत्तर दिया होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कभी धीरज नहीं खोता। यहाँ कवि स्पष्ट कह रहा है कि पिता अपनी माँ से अपने अश्रु और अपना दुख छिपाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो इसमें काव्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ कि कवि के हृदय में बार बार किसका चित्र उभर आता है? तो उत्तर है उसके माता पिता का। अगला प्रश्न है, माँ द्वारा प्रश्न पूछने पर पिता ने क्या उत्तर दिया होगा? तो उत्तर है पिता ने कहा होगा कि वह कहाँ रो रहे हैं, वह कभी धीरज नहीं खोते। पिता कवि की माँ से अपने आंसू और दुख को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब काव्य सौंदर्य की बात करें तो काव्य सौंदर्य में आप फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, कवि के हृदय में उभरा माता पिता का स्मृति चित्र बड़ा ही सजीव बन पड़ा है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं संवादात्मक शैली है। तीसरा पॉइंट पिता द्वारा माँ से अश्रु छिपाना पुरुष वृत्ति का परिचायक भी है। तो ये था आपका 9 नंबर काव्यांश। अब इसे आपको पढ़ना है, समझना है और कॉपी में क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके, थैंक यू। रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में देंगे। ओके, बाय।